अस्सलाम होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने इंटरनेशनल लॉ को शुरू किया हुआ था। इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इंटरनेशनल लॉ हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे इंटरनेशनल लॉ के तो ये इसी चैनल की प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के सारे लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स भी हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। लॉ ऑफ ट्रीटीज़ इन इंटरनेशनल लॉ। देखिए ट्रीटीज़ बेसिकली हमने जब सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रीटी जो है ना वो एक प्राइमरी और इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ट्रीटी बेसिकली क्या होता है कि जो दो स्टेट्स हैं ना वो आपस में किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो है ना वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं तो उसको हम ट्रीटी कहते हैं। जैसे कि सिंपली जैसे कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको म्यूनसिपल लॉ गवर्न करता है। लेकिन अगर कोई स्टेट, क्योंकि जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी टाइम कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट एज अ जो है ना वो पार्टी होती है, एज अ स्टेट जो है वो एज अ पर्सन होती है, ठीक है। तो अगर एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि ये स्टेट है, ठीक है, और ये दूसरी स्टेट है, ठीक है। तो ये स्टेट इस स्टेट के साथ किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी के वाले से एग्रीमेंट था। अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ गवर्न करेगा और उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रीटी इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। सिंगल इंस्ट्रूमेंट और टू और मोर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ठीक है। एग्रीमेंट कंक्लूड बिटवीन टू और अदर्स पर्सन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तो उसको जो है ना हम जो है ना वो ट्रीटी कहते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली जो लॉ गवर्न करता है इंटरनेशनल लॉ में वो वाइना कन्वेंशन ऑन ऑफ ट्रीटी 1969 जो है ना इसको गवर्न करता है, ठीक है। और इसी कन्वेंशन में जो है ना बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है ट्रीटीज़ का कि ट्रीटी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसकी टर्मिनेशन कैसे होगी, ट्रीटी को इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसको रेटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है ना वो वायलेशन करता है ट्रीटी की तो क्या रेमेडी है, मतलब कोई स्टेट अगर वायलेशन करती है तो उसके वाले से क्या रेमेडी है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसके ही जो है ना वो सेक्शन 2 में जो वाइना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी में जो है ना इसकी डेफिनेशन भी बताई गई है कि रिटन ऑन कंक्लूड और फॉर्म बिटवीन स्टेट शुड बी गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, कि एक जो है ना वो फॉर्मल एग्रीमेंट है दो स्टेट्स के दरमियान जिसको जो है इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। एट्रीब्यूट ऑफ ट्रीटीज़ के मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें अगर किसी दो स्टेट्स में होंगी तो हम उसको ट्रीटी कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्ड, अगर कोई एक्ट होता है किसी दो स्टेट्स के दरमियान तो हम उसको ट्रीटी कहेंगे। एग्रीमेंट को हम ट्रीटी कहेंगे। कोई चार्टर है जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर है, ठीक है, तो दैट्स इज आल्सो अ ट्रीटी। कोविनेंट, हमने 2 कोविनेंट पढ़ी थी, सीडा भी पढ़ा था, उसके बाद ICCPR भी पढ़ा था, ठीक है, तो वो भी बेसिकली ट्रीटी में ही आता है। डिफरेंट जिस स्टेट ने भी उसको रेटिफाई किया है यानी कि उसके ऊपर साइन किए हैं, स्टेट उसकी रिपोर्ट सेंड करती है। कन्वेंशन, जैसे कि हमने डिफरेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन के वाले से कन्वेंशन पढ़ी और उसके बाद जो है ना वो अभी ये वाइना कन्वेंशन के वाले से डिस्कस किया हमने, ये उसी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रीटी है। डिक्लेरेशन, जनरल एक्ट, पैक्ट, प्रोटोकॉल, स्टैट्यूट, एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रीटी में ही आती हैं, ठीक है। ये ट्रीटी के ही एट्रीब्यूट्स हैं। अगर कोई भी एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कोई इनमें से एक्ट परफॉर्म करता है तो वो ट्रीटी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटी के दूसरे नाम है, ये कंसीडर कर ले। उसके बाद बेस ऑफ ट्रीटी जो है वो बेसिकली आर्टिकल 26 ऑफ वाइना कन्वेंशन इन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 पे बेस करता है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो पैक्टा सैन सर्वेंटा, ये आर्टिकल 26 कहता है कि प्रोमिस टू बी केप्ट परफॉर्म, कि अगर एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ प्रॉमिस किया है तो स्टेट बाउंड है कि वो उसको परफॉर्म करेगी, ठीक है। कोई एग्रीमेंट या कोई भी ट्रीटी साइन की है तो वो स्टेट जो है ना वो बाउंड है कि वो उसको परफॉर्म करेगी। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स के वाले से जो है ना वो एज अ नेचर इसकी टाइप्स है और एज अ पार्टी, ठीक है, ये 2 तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इसको एज अ नेचर डिफाइन करेंगे कि लॉ मेकिंग ट्रीटी, ऐसी ट्रीटी जो कि कोई लॉ बनाती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर है, ये एक लॉ है। इंटरनेशनल लॉ जैसे कि UDHR है, ये इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसको भी हम, ये लॉ मेकिंग ट्रीटी है, ठीक है। वो सारी जो है ना वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ में आएंगी, मतलब कि ऐसी ट्रीटीज़ जो कि कोई इंटरनेशनल रूल्स या इंटरनेशनल जो है ना वो लॉज बनाती हैं, नॉर्म सेट करती हैं, उसको हम लॉ मेकिंग ट्रीटी कहते हैं। जैसे कि ICCPR है, ठीक है, ये सारा इसी में आता है। उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो भी ट्रीटी में आएगा, ठीक है, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था, दैट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 स्टेट्स, वो भी ट्रीटी में आएगा। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, वो भी जो है ना वो बेसिकली ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा। तो ये एज अ नेचर जो है ना वो इसकी ट्रीटी की टाइप्स हैं। उसके बाद एज अ पार्टी, देखिए पार्टीज़ के वाले से जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो ट्रीटीज़ साइन करती हैं स्टेट्स, जैसे कि यूनिलेटरल ट्रीटी में ये होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटी साइन नहीं करती, बल्कि वो प्रॉमिस करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे
कि हम जो है ना वो कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा मिशन नहीं करेंगे जिससे जो है ना इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो। जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट जो स्टेट्स करती है उसके वाले से इंटरनेशनल लॉ ने जो है ना वो जो यूनाइटेड नेशन है उसने मना किया है कि उससे जो है ना वो पीस डिस्टर्ब होता है और उसके बाद इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो बहुत सी स्टेट्स ने जो है ना वो यूनिलेटरल प्रॉमिस किया है इंटरनेशनल लॉ जो यूनाइटेड नेशन में कि हम जो है ना वो ऐसा जो है ना एक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूनिलेटरल प्रॉमिस है, ठीक है, ये ट्रीटी नहीं है, बेसिकली ये प्रॉमिस है। सही है, यूनिलेटर कभी भी एक शख्स अपने साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ऐसे ही एक स्टेट अपने खुद के साथ कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकती। तो ये आपने ध्यान से लिखना है, यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रीटी नहीं है, दिस इज अ प्रॉमिस कि जो स्टेट है वो प्रॉमिस करती है इंटरनेशनल लॉ में कि हम ये एक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। बायलेटरल ट्रीटी, बाई से मीन के दो स्टेट्स ने आपस में कोई ट्रीटी की है तो वो बायलेटरल ट्रीटी होगा, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स होंगी तो वो मल्टीलेटरल ट्रीटी होगा, यानी कि 3 4 5 6 स्टेट्स होंगी तो वो मल्टीलेटरल ट्रीटी में आएगा। उसके बाद कैपेसिटी, मतलब कौन पर्सन है जो कि ट्रीटी कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। सबसे पहले तो हेड ऑफ स्टेट ट्रीटी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रीटी कर सकती है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ट्रीटी कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक्स जो बेचते हैं वो ट्रीटी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्रीडेटेड बाय स्टेट, बनकर जिनको स्टेट जो है ना वो सेंड करती है, रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सेंड करती है, वो ट्रीटी जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जो कि ट्रीटी कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट के साथ ऑन द बिहाफ ऑफ योर ओन स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ जो है ना ट्रीटी, बेसिकली ट्रीटी फॉर्मेट कैसे होती है। देखिए, जब भी किसी दो स्टेट्स ने आपस में ट्रीटी करनी होती है, जैसे कि इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि इस स्टेट ने इस स्टेट के साथ ट्रीटी करनी है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा। सबसे पहले तो ये है कि वो अपने निगोशिएटर जो है ना वो अपॉइंट करेंगे, कि ये जो निगोशिएटर बेसिकली होते हैं कि जो एक स्टेट के बिहाफ पे, जैसे कि ये जो पर्सन है ये ए स्टेट का निगोशिएटर है, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये बी स्टेट का निगोशिएटर है। तो ऐसे ही एक स्टेट जो है वो अपने निगोशिएटर, यानी कि जो अपनी स्टेट के बिहाफ पे दूसरी स्टेट से जाकर बात करेंगे, तो ये हर स्टेट जो है ना वो पहले अपने निगोशिएटर अपॉइंट करेगी। उसके बाद निगोशिएशन होती है दोनों स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, सेम एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पे जो है ना वो दो स्टेट्स हैं और दोनों स्टेट के दरमियान आपस में निगोशिएशन होती है। उसके बाद रूल्स वगैरह सेट किए जाते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह लिखा जाता है कि जी ट्रीटी क्या होगी, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो करना है, ठीक है, कौन कौन सी जो है ना वो इसमें टर्म्स होंगी, कौन सी कंडीशन रखी जाती है, ये सारी इसमें आती हैं। उसके बाद सिग्नेचर करते हैं दोनों जो पार्टीज़ हैं, अगर तो दो स्टेट्स हैं तो वो सिग्नेचर करेंगे, अगर तो ज़्यादा स्टेट्स है तो वो सारे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ट्रीटी को रेटिफाई भी किया जा सकता है। उसके बाद साइनिंग करने के बाद जो है ना उसको ट्रीटी को रेटिफाई किया जाएगा, यानी कि दोनों स्टेट जो है ना वो कंसर्न देंगी कि हमें ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मंजूर है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड क्या होता है कि उसको इन्फोर्स किया जाता है। जारी बात है, इन्फोर्स अगर कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होता तो उसका पर्पज़ ही नहीं है। उसके बाद उसको रजिस्टर करवाया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड जो ऑल स्टेट जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरीट, जो यूएन सेक्रेटरीट है उसको रजिस्टर करवाती हैं ट्रीटीज़, ठीक है। उसके बाद उसको पब्लिक किया जाता है, ठीक है, गज़ट वगैरह में। हर स्टेट जो है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर कोई ट्रीटी हुई है तो पाकिस्तान भी अपने ऑफिशियल गज़ट में उसको जो है ना वो पब्लिश करेगा, और ऐसे इंडिया जो है ना उसको वो जो प्रोसेस उनका है वो अडॉप्ट करेगा। उसके बाद एडहेसिव क्लॉज, उसके बाद एडहेरियन क्लॉज भी इसमें बेसिकली जो है ना ट्रीटीज़ में ऐड की जाती है, कुछ ट्रीटीज़ में नहीं होती, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो इंटर डिफॉल्टर ट्रीटी है उसमें ये क्लॉज नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रीटीज़ में ऐड होती हैं। अगर तो एशियन स्टेट्स ने अगर कोई ट्रीटी की है, ठीक है, तो वो ये क्लॉज ऐड कर देंगी कि जो डिफरेंट दूसरी एशियन स्टेट्स हैं ना वो भी इस ट्रीटी को रेटिफाई कर सकती हैं, ठीक है। इवन कैन बिकम अ पार्टी, मतलब अगर कोई दूसरी जो स्टेट है अगर वो भी इस ट्रीटी का हिस्सा बनना चाहती है, ठीक है, तो वो इस ट्रीटीज़ की टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के तो वो इसका हिस्सा बन सकती है, इसको रेटिफाई कर सकती है। तो ये हमने बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेशन पढ़ी कि ट्रीटी जो है ना वो कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि इसको अडॉप्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अडॉप्टेशन ऑफ ट्रीटी क्या होती है। सबसे पहले तो सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी कोई ट्रीटी बनती है तो उसके ऊपर साइन होते हैं, दोनों स्टेट्स उसको साइन करते हैं, जो ऑफिशियलीज हैं उनके नेम लिखे जाते हैं, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स ने भेजे होते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे जाते हैं और फॉर्मल कंसर्ट होती है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज होती हैं, मतलब जो भी ट्रीटीज़ लिखी गई है, फॉर एग्जांपल ट्रीटी लिखी गई है एक स्टेट के दरमियान, ठीक है, तो सारी बात है वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स पे तो लिखी जानी है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को लॉ में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते हैं, उसके बाद रेटिफिकेशन होती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस और अप्रूवल का कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। इट डजंट बिकम बाइंडिंग अनटिल द रेटिफाई, ठीक है। ट्रीटी कभी भी बाइंडिंग नहीं होती जब तक एक स्टेट उसको रेटिफाई नहीं करती। उसके बाद अगर उस ट्रीटी में कोई असेशन वगैरह होती है तो वो भी हो सकती है। असेशन बेसिकली कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि एक क्लॉज ऐड की जाती है कि अगर कोई दूसरी स्टेट भी जो है ना वो इस ट्रीटी का हिस्सा बनना चाहे तो वो ट्रीटी जो स्टेट है वो उसका
हिस्सा बन सकती है उस ट्रीटी की टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के, ठीक है, कि स्टेट अदर देन अ पार्टी टू अ ट्रीटी, अगर कोई स्टेट जो है वो ट्रीटी की पार्टी नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ना वो एशियन स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट किया और पाकिस्तान उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में पाकिस्तान को अफोर्ड हुई कि आप भी जो है ना वो इसका हिस्सा बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान बाद में उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के अगर पाकिस्तान को लगेगा कि बिल्कुल ये ठीक है तो वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये बेसिकली क्लास ऐड की जाती है कुछ ट्रीटीज़ में, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जैसे कि ICCPR है, उसमें भी आपने देखा है कि दिन ब दिन मतलब वो जो कोवेनेंट थी वो बेसिकली जो है ना वो 1966 में बनी, ठीक है, और 1976 में उसको इन्फोर्स करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 30-35 साल बाद उसका जो है ना वो मेंबर बना था, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो स्टेट्स न्यू एंटर होती रहती हैं ट्रीटीज़ में। उसके बाद इसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट्स ने आपस में कोई ट्रीटी की, उसको अब टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ के वाले से अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर एक स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, ठीक है, उसने जो है ना वो बी वाली स्टेट को जो है ना वो फतह कर लिया है, अब बी जो स्टेट्स है वो ए का हिस्सा बन गई है, तो भी जो बी ने जितनी भी ट्रीटी साइन की थी अब वो टर्मिनेट हो जाएंगी खुद ब खुद, क्योंकि वो जो है ना वो एक स्टेट का मेंबर बन चुकी है, ठीक है। तो वैसे भी जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जो स्टेटीज़ हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगी अगर एक स्टेट जो है वो पहले एक इंडिपेंडेंट सोवरेन एंटिटी थी, बाद में वो किसी दूसरी स्टेट का मेंबर बन गई, यानी कि दूसरी स्टेट में चली गई, उसका हिस्सा बन गई और उसकी अपनी जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है वो खत्म हो गई, तो उसकी जो है ना ट्रीटीज़ खत्म हो जाएंगी। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए अगर 2 स्टेट्स के दरमियान किसी ऑब्जेक्ट पे जो है ना वो ट्रीटी हुई थी और वो मकसद पूरा हो गया है, ठीक है, जिस बेस पे उनकी जो है ना ट्रीटी हुई थी, तो तब भी ट्रीटी जो है ना वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटीज परफॉर्म, अगर कोई ऐसा इवेंट अक्कर हो गया, फोर्स में जो इवेंट अक्कर हो गया, फॉर एग्जांपल जो है ना वो 2 स्टेट्स ने आपस में ये एग्रीमेंट किया था कि ये जो पोलो ग्राउंड है ना, ठीक है, इधर 1 साल में हम टूर्नामेंट करवाया करेंगे और 1 साल में दूसरी स्टेट करवाया करेगी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि सैलाब आ गया या पानी बहुत ज़्यादा आ गया या कोई भी अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फोर्स मेजोर इवेंट अक्कर हो गया, ऐसा इवेंट जो कि नेचुरल डिजास्टर की तरफ लेके जाता है, तो उसके बाद वो जगह ही नहीं रही, तो भी ट्रीटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो पोलो ग्राउंड ही खत्म हो गया, तो भी जो है ना वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, अगर 2 स्टेट्स के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो जाते हैं तब भी जो है ना वो ट्रीटी सस्पेंड, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का काफ़ी मसला चलता रहता है, तो जब डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो जाएगी तो ट्रीटी भी खत्म हो गई। उसके बाद एक और वे होता है ट्रीटी को खत्म करने के लिए, उसको कहते हैं डिनोन्सिएशन। इसमें बेसिकली होता है कि एक पार्टी जो है, फॉर एग्जांपल अब इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो ट्रीटी की है, ए स्टेट ने बी के साथ ट्रीटी किया है, ठीक है। अब जो ए स्टेट्स है ना ये चाह रही है कि हम इस ट्रीटी को ख़त्म करना चाह रही है, तो ये ए स्टेट जो है वो 12 मंथ पहले यानी कि 1 साल पहले जो है वो बी स्टेट को एक नोटिस सेंड करेगी कि हम जो है ना ट्रीटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम अब इतने कैपेबल नहीं रहे कि इस ट्रीटी को परफॉर्म करें, या कोई भी रीज़न देगी, ठीक है, तो फिर वो उसको 1 साल पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली जो है ना वो क्लास जो है वो वाइना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में ऐड की गई है कि अगर एक स्टेट जो है वो ख़त्म करना चाह रही है उसको ट्रीटी को, तो वो 12 मंथ पहले जो है ना वो नोटिस देगी। उसके बाद चेंज इन नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अगर इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है, और वो जो पूरा सिस्टम था जो ट्रीटी का, ठीक है, वो उस नॉर्म्स के अंदर आ रहा है, तब भी जो है ना वो ट्रीटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रीटी, अगर पहले ट्रीटी चल रही थी स्टेट्स के दरमियान, उसके बाद उन्होंने एक न्यू ट्रीटी बना दी उसी सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड, तो भी ट्रीटी खत्म हो गई। मटीरियल ब्रीच, अगर कोई स्टेट ब्रीच करती है, ठीक है, मटीरियली ब्रीच करती है, तो भी जो है ना वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी। चेंज इन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और एक स्टेट जो है ना वो कैपेबल ही नहीं रहती परफॉर्म करने के लिए, तो भी ट्रीटी खत्म हो जाएगी। वार हो जाती है 2 स्टेट्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ट्रीटी हुई, ठीक है, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बाद में जंग शुरू हो गई, तो ट्रीटी खुद ब खुद खत्म हो जाती, खुद ब खुद जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन के वाले से कि ट्रीटी में कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है। आर्टिकल 39 जो है बेसिकली वाइना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ इससे डील करता है, ठीक है। ये कहता है कि जो है यहाँ तो स्टेट्स जो हैं वो खुद ही एग्रीमेंट में लिख लेती हैं कि ये वे अडॉप्ट करेंगे अगर तो हमने ट्रीटी को मॉडिफाइड करना है। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है 2 स्टेट्स के दरमियान उसको चेंज करना। तो अगर तो वो चीज़ उन्होंने पहले ही अपनी ट्रीटी में लिखी है, यानी कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया था, इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसमें उन्होंने पहले ही लिखा है कि हम इस वे से जो है ना वो चेंज करेंगे, तो वो उसी वे के चेंज करने के लिए बाउंड है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी के टाइम जब उन्होंने रूल सेट किए थे कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो फिर उसी वे से चेंज होगा। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ में प्रोसीजर बताया गया है उस वे से चेंज होगा। और तीसरा ये है कि इसको यूनाइटेड नेशन में
जो ना वो 2/3 ऑफ मेंबर की मेजोरिटी मिलेगी तो ही वो ट्रीटी चेंज होगी। जैसे कि ICCPR है, ठीक है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो 2/3 मेजोरिटी जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो है ना वो रेटिफिकेशन के लिए 2/3 जो मेंबर है अगर उसके हक में वोट देंगे तो वही होगा। और विद परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, हमने पढ़ा था कि 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसमें USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये अगर अपनी कंसर्न देंगे तो ही जो है ना वो ट्रीटी को अमेंड किया जा सकता है, यानी कि उसमें चेंजिंग की जा सकती है। तो ये 3 हमने जो है ना वो मेथड पढ़े कि कैसे ट्रीटी को अमेंड जो है ना या चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ट्रीटी अक्सर एग्जाम में आता रहता है, ये सारा टॉपिक नहीं पूछते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटी की टर्मिनेशन और सस्पेंशन के वाले से लिखें, ठीक है, ये कभी भी सारा नहीं पूछा जाता। या अडॉप्टेशन कैसे होती है ट्रीटी की, ठीक है, या आपसे सिंपली जो है ना वो ट्रीटी की जो है ना वो टाइप्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये इसी के वाले से आपने ये एज अ सारा नहीं कभी भी लॉन्ग में आता, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है। ये कुछ चीज़ें ही पूछी जाती हैं क्योंकि वायना कन्वेंशन जो है ना वो पूरा सिलेबस का हिस्सा होता है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।